हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। कल जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था, जो मैंने भारत की परंपरागत कढ़ाई के टॉपिक पर बनाया था, वो कुछ टेक्निकल एरर आ जाने के कारण पूरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। ठीक है, आज उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैंने कल आपको बताया था भारत की परंपरागत कढ़ाइयों में पंजाब की फुलकारी के बारे में। ठीक है, पंजाब की फुलकारी। पंजाब की जो फुलकारी है, कल हम लोगों ने बात कर लिया था कि उसका उद्भव कहाँ से हुआ है। ठीक है, तथा उसका भारत में जो प्रचार प्रसार हुआ है वो किन के द्वारा हुआ है, तथा वो कहाँ की कढ़ाई से मैच करती हुई कढ़ाई है। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे कि जो पंजाब की फुलकारी है उसके प्रकार। ठीक है, कि पंजाब की जो फुलकारी होती है वो उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार जो पंजाब की फुलकारी का है उसे हम चोप कहते हैं। ठीक है, चोप फुलकारी। ठीक, चोप फुलकारी का वह प्रकार है जिसे नानी बनाती है अपने नातिन के लिए। ठीक है, कौन बनाता है? नानी बनाती है अपने नातिन के लिए। ठीक, अर्थात जब बालिकाओं या कह सकते हैं जिन बालिकाओं की शादी होती है उनकी नानी के द्वारा इस फुलकारी को बनाया जाता है। ठीक है, ये जो फुलकारी होती है लाल रंग के खद्दर पर बनाई जाती है। लाल रंग का खद्दर का कपड़ा होता है तथा यह शॉल के जैसी होती है। ठीक है, शॉल के जैसी होती है तथा इसमें ज्यामितीय नमूने या ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ज्यामितीय पैटर्न होगा, नानी बनाई है अपने नातिन के लिए, लाल रंग की पृष्ठभूमि होगी और शॉल जैसी इसकी कह सकते हैं शॉल जैसी इसकी आकृति होती है, जैसे हम लोग प्रॉपर दुपट्टा कैरी करते हैं सेम उसी के प्रकार का ये होता है। तथा इसमें जो नमूने बनाए जाते हैं कुछ इस प्रकार के बने हुए रहते हैं, कुछ इस पैटर्न में रहते हैं। ठीक है, अर्थात ज्यामिति जिगजैग करके ज्यामिति पैटर्न में या कह सकते हो त्रिभुजीय आकार में इसका पैटर्न होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो दूसरी पॉपुलर फुलकारी है पंजाब की जिसको हम कहते हैं सुभर। ठीक है, सुभर फुलकारी। ठीक, सुभर फुलकारी भी पंजाब की बहुत प्रसिद्ध फुलकारी मानी जाती है तथा इसे माँ बनाती है अपने पुत्री के लिए। ठीक है, माँ बनाती है, जिस प्रकार से चोप को नानी ने अपने नातिन के लिए बनाया था उसी प्रकार से यहाँ पर माँ बनाती है अपने पुत्री के लिए। ठीक, ये जो होती है इसकी पृष्ठभूमि भी चोप जैसी होती है अर्थात लाल रंग की होती है। ठीक, तथा चोप में केवल इतना अंतर होता है कि इसमें पीले रंग के धागों का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि चोप में लाल पृष्ठभूमि पर पीले रंग के धागों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो सुभर फुलकारी होती है ये माँ के द्वारा तैयार की जाती है तथा जब लड़कियों का फेरा होता है अर्थात जब बालिकाओं का फेरा होता है तो बालिकाओं को सर ढकने के लिए उनके माता के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। तो कह सकते हैं चोप और सुभर ये दोनों फुलकारियां कैसी है, ये दोनों फुलकारियां हमारे जो नवविवाहित बालिका होगी या जिसके नई नई शादी हो रही है उन दोनों से संबंधित है तथा चोप और सुभर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। मान लीजिए आपके एग्जाम में सुहाग का प्रतीक कौन सी फुलकारी है ऐसे क्वेश्चन आ जाए और सुभर तथा चोप दोनों ऑप्शन में रहे तो वहां पर हम चोप को वरीयता क्रम में आगे लगाते हुए उसको सही करेंगे, क्योंकि सुभर और चोप दोनों फुलकारी कैसी है, सुहाग का प्रतीक माने जाने वाली फुलकारी होती है। ठीक है, जो जिनमें दोनों की पृष्ठभूमि लाल होती है तथा एक को नानी के द्वारा, चोप को नानी के द्वारा नातिन के लिए, जबकि सुभर को माँ के द्वारा बालिका के लिए या माँ के द्वारा अपनी पुत्री के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार की हमने फुलकारी की बात कर ली। आइए हम तीसरी फुलकारी की बात करते हैं जिसे हम खिरमा कहते हैं। ठीक है, जिसे हम
क्या कहते हैं, जिसे हम थीरमा के नाम से जानते हैं। ठीक, थीरमा फुलकारी। ठीक है, थीरमा फुलकारी, फुलकारी का वह प्रकार होता है जिसमें सफेद पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है। सफेद पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है। ठीक, तथा इसमें जो नमूने बनाए जाते हैं वह रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड नमूने होते हैं, अर्थात बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती है। तथा इसे पंजाब की जो वृद्ध महिलाएं होती हैं अथवा वह महिलाएं जो विधवा होती हैं उनके द्वारा धारण किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या हमको याद करना है इसमें, सफेद पृष्ठभूमि, रिपीटेड नमूने तथा जो विधवा महिला है अथवा जो वृद्ध महिला है उनके द्वारा इसको थीरमा फुलकारी को धारण किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अगली जो फुलकारी का प्रकार है उसे हम कहते हैं नीलक। ठीक है, नीलक, नीलक को कहीं कहीं पर सैंची भी कहा जाता है। ठीक है, सैंची अथवा नीलक। ठीक, सैंची अथवा नीलक। जो सैंची होती है वो क्या होता है, सैंची जो होगी या नीलक जो होगा वो नीले रंग के पृष्ठभूमि पर बनाई जाने वाली फुलकारी होती है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि नीलक कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो नीलक इसमें क्वेश्चन पूछा गया था नेट में कि नीलक कौन सा ऐसा प्रकार है जो फुलकारी का प्रकार नहीं है, कौन सी ऐसी कढ़ाई जो फुलकारी का प्रकार नहीं, तो नीलक भी फुलकारी का ही। ठीक है, तिलपत्रा फुलकारी एक ऐसी फुलकारी होती है जिसे स्वामी अपने दासियों के लिए अथवा उनकी पुत्रियों की शादी में, दासियों की पुत्रियों की शादी में भेंट स्वरूप देने हेतु बनाता है। ठीक है, तिलपत्रा फुलकारी जो होगी वो कैसी होगी, स्वामी बनाएगा, यानी कि स्वामी के द्वारा दासियों को देने हेतु अथवा दासियों की पुत्रियों की शादी में भेंट स्वरूप देने हेतु बनाई जाती है। इसमें जो बनने वाले नमूने होते हैं वो नमूने कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, उसमें जो नमूने बनाए जाते हैं वो अत्यंत छोटे छोटे से होते हैं तथा इसमें प्रयोग होने वाला जो कपड़ा होता है वो निम्न कोटि का खद्दर होता है। ठीक है, इसमें जो बनने वाले नमूने होंगे कुछ इस प्रकार से होते हैं, छोटे छोटे से। ठीक है, तो इसमें जो लगने वाला कपड़ा होता है वो खद्दर का होता है तथा जो लगने वाले धागे होते हैं वो रेशमी धागे ना होकर के वो अधिकांशतः कॉटन के धागे होते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको फुलकारी के प्रकार में चौक, सुघर, तिलपत्रा, नीलक अथवा सैंची इतने बता दिए। आगे हम बात करते हैं एक फुलकारी से मिलता जुलता पंजाब की, फुलकारी से मिलती जुलती पंजाब की कढ़ाई है जिसे हम बाग कहते हैं। बाग को भी फुलकारी का हिस्सा माना जाता है, लेकिन बाग और फुलकारी में एक लीनियर सा अंतर होता है, एक रेखीय अंतर होता है। अंतर क्या है आइए समझते हैं। बाग जो होता है, बाग जिस कपड़े पर किया जाता है वो कपड़ा पूरा कढ़ाई से भरा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी नमूने, यहाँ पर भी नमूने, यहाँ पर भी नमूने, यहाँ मतलब पूरा पैटर्न कपड़े की पूरी पृष्ठभूमि नमूनों से भरी हुई रहती है। जबकि जब हम फुलकारी करते हैं तो फुलकारी या तो जो कुर्ता होता है या जो दुपट्टा होता है उसके मध्य भाग में, ठीक, या तो फिर किनारों पर, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था सुभर में, है ना, सुभर में क्या होता है, सुभर में ऐसे बीच में जो एक केंद्रीय आकृति होती है, उसके बाद किनारों पर क्या होता है, चार चार आकृतियां बना दी जाती है इस प्रकार से, ऐसे, है ना। और फिर क्या होता है, चौक में कुछ ऐसी आकृतियां बनती है जिगजैग करके, ऐसे कुछ, है ना, कुछ ऐसी आकृतियां बनती है चौक में। तो अभी आपने देखा चौक में अगर हमने यहाँ कढ़ाई कर दी, हमने यहाँ कढ़ाई कर दी, यहाँ कर दी, यहाँ कर दी, फिर भी बीच वाला भाग क्या है, बीच वाला जो स्पेस होता है वो खाली रहता है। ठीक है, लेकिन बाग में ऐसा नहीं होता है। बाग में क्या होता है, बाग का अर्थ ही होता है बगीचा। ठीक है,
बाग का अर्थ क्या होता है? बगीचा, अर्थात वह बगीचा जो किससे भरा हो? फूलों से भरा हो। तो बाग उस प्रकार की फुलकारी है जिसमें पूरी पृष्ठभूमि कढ़ाई से भरी हुई रहती है। ठीक है, जितनी भी पृष्ठभूमि हमारे कपड़े की होगी उस पूरे पृष्ठभूमि पर नमूने बनाए हुए रहते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे वस्त्रों में इस प्रकार के पूरे पृष्ठभूमि पर नमूने छाए हुए रहते हैं। ठीक है, तो बाग और फुलकारी, फुलकारी के अंतर्गत ही पढ़ी जाने वाली पंजाब की कढ़ाई बाग है। परंतु बाग और फुलकारी में कुछ सूक्ष्म अंतर होते हैं जिसको पता होना चाहिए एज ए टेक्सटाइल स्टूडेंट हमें। ठीक है, अब बात करते हैं बाग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, बाग बहुत टाइप के हैं, जैसे बहुत कुछ हम मोस्ट पॉपुलर या कह सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण बागों के बारे में आपको बताएंगे, जैसे घूंघट बाग। ठीक है, घूंघट बाग। घूंघट बाग पंजाब की फुलकारी या पंजाब की बाग का ही एक भाग है। घूंघट बाग जो होता है उसमें चटकीले रंगों का प्रयोग करते हुए पूरी पृष्ठभूमि पर नमूने बनाए जाते हैं, परंतु जो सर पे ओढ़ने का भाग होता है उस पर कुछ त्रिकोणीय नमूने बनाए जाते हैं। ठीक है, आए समझ में कि घूंघट बाग क्या है? घूंघट बाग पर पूरे पृष्ठभूमि पर नमूने बनाए जाते हैं, परंतु जो नमूने बनाए जा रहे हैं उसका जो आगे का सिरा होगा, आगे का किनारा होगा, उस पर त्रिकोणीय नमूने बनाए जाते हैं। और इसी त्रिकोणीय नमूने को जो नववधू है उसके सर पे डाला जाता है, जिसको हमारे यहाँ घूंघट कहते हैं। तो वही बाग में या कह सकते हैं पंजाब की बाग में घूंघट बाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको जो नवविवाहित वधू होती है, नवविवाहित महिला होती है, अपने सर के ऊपर डालती है पल्लू के रूप में। अगला जो होता है उसे कहते हैं बरीदा। ठीक है, उसे कहते हैं बरीदा बाग। ठीक है, बरीदा बाग भी पंजाब के बाग से ही लिया गया, पंजाब का ही बाग है। बरीदा बाग जो होता है इसे जब नवविवाहित महिला अपने ससुराल में जाती है तो ससुराल के लोगों के द्वारा उसे भेंट स्वरूप दिया जाता है, उसे भेंट स्वरूप दिया जाता है। ठीक है, जब नवविवाहिता अपने ससुराल में जाएगी तो उसे ससुराल के लोगों के द्वारा बरीदा बाग को दिया जाता है। ये एक दुपट्टा होता है। ठीक है, जिसको जो वर है या जो दूल्हा होता है उसके दादी के द्वारा बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो बरीदा बाग होता है वो वर की दादी के द्वारा बनाया जाएगा। किसके लिए? जो नवविवाहित वधू होती है उसके लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने बाग में पढ़ लिया जो मोस्ट पॉपुलर बाग है उसमें घूंघट बाग, बरीदा बाग। उसी क्रम में आता है सूरजमुखी बाग। सूरजमुखी बाग। ठीक है, सूरजमुखी बाग कैसा होता है? सूरजमुखी बाग का वह प्रकार है, फुलकारी का वह प्रकार है जिसमें ज्यामितीय पैटर्न के साथ